उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के किनारे गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के किनारे एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ एक व्यक्ति करीब 71 दिनों तक वे लाशों से मांस चुरा करके खाया करता था। और मांस खाने के पीछे वजह ये थी कि वे व्यक्ति ये चाहता था कि उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए, और सिद्धि प्राप्त हो करके वे जो चाहे इस दुनिया में वे हर काम को कर सके बड़े आसानी से अपनी सिद्धियों के जरिए। और वे व्यक्ति ऐसा कर 71 दिन जब वे व्यक्ति का पूरा हो जाता है और वे जब घर वापस लौट जाता है तो वहाँ पे घर जाने के बाद उस व्यक्ति की चारों तरफ काफ़ी चर्चाएं होने लगी। कुछ वे अद्भुत अविश्वसनीय काम को करने लगा वापस लौट करके। तभी वहाँ करने लगा, तभी एक महिला उस तांत्रिक के पास जाती है और पहली नज़र में उस महिला को देख करके वे तांत्रिक अपना दिल दे बैठा और उसकी समस्याओं सुनने के बाद, उसका निदान करने के बाद उस महिला से वे तांत्रिक कहता है कि मैं चाहूँ जिसे भी, उसे एक भी पल मैं जिसे चाहूँ उसे अपने बस में करके और जो चाहूँ मनचाहा काम उस व्यक्ति से मैं करा सकता हूँ। ऐसा सुनने के बाद वे महिला कहती है, क्या आप मुझे भी अपने बस में कर सकते हैं? तो वे तांत्रिक कहता है कि तुम्हें बस में करना कौन सी बड़ी बात है। और वे तांत्रिक उस महिला के ऊपर अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग उस महिला को अपने बस में कर लेता है। तभी वहाँ कुछ ऐसी हत्याएं हो जाती हैं और उस हत्याओं का जब पर्दाफाश होता है, वहाँ पर मानवता के क्रूर चेहरे और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाती है उस घटना घटने के बाद। राजस्थान नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है अंतर्गत एक और थाना आइए आता है जिसका आज नाम पचेरी कला होता है। सच्ची घटना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है भलोट। भलोट गांव में 1 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 6:30 बजे के करीब एक 67 से 68 वर्षीय महिला होती है जो अपने पति के लिए चाय बना करके लेके जाती है उनको चाय पिलाने के लिए। और अपने पति के पास जा करके वे बार बार कहती हैं कि उठिए चाय पी लीजिए, सुबह हो गई, उठिए चाय पी लीजिए, सुबह हो गई। और पति जब कुछ रिस्पांस नहीं करते हैं तो वे चाय को नीचे रख करके जैसे उनको हिलाने का प्रयास करती हैं। और उनकी नज़र जब नीचे चारपाई की तरफ जाती है और चारपाई के चारों तरफ बिखरे हुए खून को देख करके वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। जब वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उस महिला की आवाज़ उस एरिए के लोग भागे भागे उस महिला के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और जब गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां देखते हैं एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई होती है। और ये देख करके गांव के लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए होते हैं कि 70 वर्षीय व्यक्ति की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि जो इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। और ये बात जो है धीरे धीरे उस बुजुर्ग के रिश्तेदारों को और साथ ही पचेरी कला पुलिस थाने को भी सूचना दी गई। पचेरी कला के तत्कालीन एसएचओ राजपाल यादव जी होते हैं। राजपाल यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पहली बार देखने में यह लगता है कि वृद्ध के ऊपर किसी भारी वस्तु से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, पुलिस से लेकर के गांव वाले सब हैरान हो जाते हैं। क्योंकि जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस बुजुर्ग भारी वस्तु से कुचल करके हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उस व्यक्ति को काफ़ी नज़दीक से गोली मार करके हत्या की गई थी। और जब गोली मार करके हत्या की गई थी तो पुलिस जो है घर वालों को और घर के अन्य सदस्यों को बार बार
पूछताछ के लिए बुलाते और पूछताछ। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे बुजुर्ग था कौन जिसकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल वे 70 वर्षीय भानाराम जाट थे। भानाराम जाट जो थे वे पोस्टमास्टर पद से रिटायर हो चुके थे और पोस्टमास्टर पद से रिटायर होने के बाद भानाराम अपने गांव में रहते थे। गांव में रहकर के किसानी बाड़ी और जो भी पेंशन के पैसे मिलते थे उससे उनका काम आसानी से चलता था। भानाराम व्यवहार में कुशल होने के साथ साथ गांव के लोगों के साथ बहुत अच्छी उनकी जमती थी और काफ़ी सीधे साधे और सादगी भरे स्वभाव होने के कारण जैसे ही भानाराम की हत्या हो जाती है वैसे गांव के लोग काफ़ी दुखित होते हैं और गांव के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर भानाराम की हत्या किसने की और किस वजह से की। इतने मिलनसार व्यक्ति का आखिर दुश्मन हो कौन सकता है, कौन भानाराम की हत्या कर सकता है। इन सब वजहों को लेकर के पुलिस भी काफ़ी छानबीन करती रही मगर पुलिस के हाथ खाली रहे। जब पुलिस के हाथ खाली रहे तो पुलिस ने एक बार फिर निर्णय किया कि घर वालों को फिर से बैठा करके एक एक करके अलग अलग तरीके से पूछताछ करेंगे। हो सकता है घर वालों से ही कुछ सुराग मिल जाए। जब घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की जा रही थी तब तक अचानक वहां एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे देता है पुलिस वालों को। पुलिस वालों को जब छोटा बच्चा दिखाई देता है तब पुलिस वालों ने उस छोटे बच्चे से फुसला करके पूछा कि बेटा तुमको पता है दादाजी की हत्या कैसे हुई। तब तक उस बच्चे ने कहा कि हाँ, उस रात जो है मैं अपनी माँ से कहता था कि दादाजी के पास किसी ने गोली मारा है, अपने घर में गोली चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन माँ और घर वाले हमारी बातों का कोई विश्वास नहीं किए। तो उसके बाद फिर पुलिस वालों की शक जो है उस लड़के की माँ मंजू पे जाती है और मंजू से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तब मंजू जो है पहले तो सवालों का सीधा जवाब न दे करके घुमा फिरा के जवाब देती थी। उसके बाद तब पुलिस वालों के घेरे में मंजू आ जाती है और जब पुलिस वालों के शक के घेरे पे आती है तब पुलिस वाले ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस हत्या जो हुई है, हत्या के बारे में मंजू को कुछ न कुछ जरूर पता है। उसके बाद जब मंजू को ले जा करके पुलिस वाले पचेरी कला थाने में कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो मंजू जो है एक रटे रटाए तोते की तरह सारे हत्या के वजहों का खुलासा करते चली जाती है। दरअसल दोस्त मंजू ने बताया कि 1999 से ही उसके ससुर भानाराम से और उस मंजू से नाजायज अवैध संबंध थे और ये संबंध इस तरीके से थे कि 2019 नाजायज संबंध इस तरीके से थे कि 1999 से लेकर के 2024 तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि मंजू और भानाराम के बीच नाजायज संबंध है। इन नाजायज संबंधों को लेकर के मंजू के ऊपर भानाराम काफ़ी पैसे खर्च किया करता था। खर्च करने के बाद जो है मंजू और उसके रिश्ते काफ़ी मधुर होते थे और मंजू के ऊपर भानाराम अपनी पत्नी से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया करता था। और तब तक अचानक 2014 में कुछ ऐसी घटना घटती है। अचानक मंजू की तबीयत खराब होने लगी और मंजू एक बार अपने पिता से संपर्क करती है और बताती है कि पिताजी मुझे ये परेशानी है। परेशानी के जवाब में उसके पिताजी बताते हैं कि निजामपुर गांव में मान सिंह उर्फ फौजी नाम का तांत्रिक रहता है, उस तांत्रिक के पास जाओ और तुम्हारी सारी समस्याओं का हल वह तांत्रिक जरूर कर देगा। और मंजू अपने पिता के बताए हुए पते पर निजामपुर जाकर के मान सिंह उर्फ फौजी से मिलती है। मिलने के बाद अपनी सारी समस्याएं उससे बताती है। सारी समस्याएं बताने के बाद मंजू की समस्याओं का निदान फौजी जो है बताता है। साथ साथ जैसे ही फौजी तांत्रिक जो है मंजू को देखता है, मंजू की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है और मंजू के ऊपर लट्टू होकर के वे अपनी तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करके मंजू को अपने बस में कर लेता है। और बस में करने के बाद और मंजू भी उसके बस में जब हो जाती है तो मंजू और उसके बीच काफ़ी प्रेम प्रसंग चलने लगे। उसके बाद जो है
मंजू क्या करती है, अपने ही पैसे पे उसे हरियाणा में एक जगह पड़ता है, हरियाणा में एक जगह पड़ता है नारलोल। नारलोल में उस तांत्रिक की रहने की सारी व्यवस्थाएं करवा देती है। सारी व्यवस्थाएं करवाने के बाद मंजू भी किसी न किसी बहाने जा करके मंजू भी 2-4 रात उस तांत्रिक के साथ गुजारा करती थी। और धीरे धीरे तांत्रिक और मंजू की दोस्ती और प्यार इतना परवान चढ़ गया कि मंजू के घर वे तांत्रिक फौजी जो होता है मानसिंह, वे आया करता है। और तभी 2022 में मंजू और उस तांत्रिक के आपत्तिजनक स्थिति में ससुर भानाराम उसको देख लेता है। और जैसे ही भानाराम देखता है वे अपने आपे से बाहर हो जाता है। और जब वे तांत्रिक और मंजू के रिश्ते को लेकर के मंजू से जब पूछताछ करता है तो मंजू साफ साफ मना कर देती है कि ससुर जी मैं फौजी के ही साथ रहूंगी और उसी के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको बरकरार रखूंगी। इस बात से नाराज होकर के भानाराम जो होता है मंजू को धीरे धीरे करके पैसा देना बंद कर देता है। और इधर जब मंजू को पैसा देना बंद कर देता है, मंजू भी काफी इस बात को लेकर के चिंतित रहने लगी, परेशान रहने लगी। और मंजू की बात जब तांत्रिक फौजी से हो रही थी तो मंजू ने बताया कि ससुर ने पैसा देना बंद कर दिया, इस कारण अब काफी आर्थिक तंगी आ गई है और कुछ न कुछ बहुत जल्दी हमारे ससुर जी का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय करने का मतलब, मंजू के कहने का मतलब ये नहीं था कि उसकी हत्या का प्लानिंग कर दो। मंजू ये कहना चाह रही थी कि किसी तरह से उसको तंत्र विद्या के प्रभाव में डाल करके पहले की तरह स्थिति सामान्य हो जाए। इसके लिए वे मंजू जो है मंजू फौजी से कहती है कि भानाराम को मेरे बस में कर दो। फौजी ने उसकी बातों का गलत मतलब निकाला और फौजी वहां से सीधे बिहार चला जाता है। बिहार में जाकर के उसके एक परिचय के व्यक्ति होते हैं जितेंद्र से वो मुलाकात करता है और अपनी सारी बातों को बताता है और कहता है कि 70 वर्षीय वृद्ध है, उसकी हत्या करना है। लोग 2 शूटरों का इंतजाम करता है, एक का नाम अमित होता है, दूसरे का नाम छोटू होता है। और मंजू के बताए हुए लोकेशन पर वे दोनों शूटर जो होते हैं 30 मार्च 2024 को मंजू के घर पहुंचते हैं। जब मंजू के घर पहुंचते हैं तब जाकर के मंजू जो है उनको सारी सूचनाएं देती है। और भानाराम जैसे ही खा करके अपने बाहर चारपाई पर लेटता है वैसे ये दोनों सटा करके उसको गोली मार देते हैं। मारने के बाद उसके ऊपर भारी पत्थर जो है रख देते हैं ताकि किसी को ये शक न हो कि जो है इसको गोली मार करके हत्या की गई है। उसके बाद जब गोली चलने की आवाज आई थी तो मंजू का जो बेटा होता है, मंजू का बेटा बार बार अपनी माँ से कहता है कि माँ बाबा जी के पास गोली चली है, गोली चलने की आवाज आई है और चल करके देखो। और इस बात को जब मंजू कई बार एवॉइड कर देती है। एवॉइड करने के बाद जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली वैसे मंजू से जब पूछताछ की और ये जब मामले का खुलासा हुआ तब जाकर के मंजू के साथ साथ तांत्रिक जो है फौजी के साथ जितेंद्र और दोनों शूटरों सबको राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया और जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए राजस्थान पुलिस एकदम तत्परता के साथ लगी हुई है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको किसी भी परेशान से भयभीत या परेशान करना नहीं है, बल्कि आजकल समाज में हो रही है ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी देना ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, मेरा मेन उद्देश्य है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप रहिए सावधान। जय हिंद।